एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सीएमए फाउंडेशन के सॉल्यूशन पेपर। जी हां, सही सुना आप लोगों ने कि आज ही आप लोगों का पेपर हुआ है और ज्ञान सागर क्लासेस आज ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है आपके सीएमए फाउंडेशन के सॉल्यूशंस। हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि फ्यूचर के अंदर जैसे ही आपका रिजल्ट आए, आप अपने रिजल्ट का वेट ना करें, उससे पहले ही आप अपने मार्क्स का पूरा आइडिया लगा सकें और साथ में आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सीएमए इंटर की स्टडी स्टार्ट कर सकें। राइट, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ज्ञान सागर क्लासेस आपके सीएमए इंटर के न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहा है 18 दिसंबर से। जी हां, सही सुना आप लोगों ने, 18 दिसंबर से आपके स्टार्ट किए जा रहे हैं सीएमए इंटर के न्यू बैचेस। तो अपना टाइम आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है, आप लोगों को जल्द से जल्द अपने बैचेस को ज्वाइन करना है और 18 दिसंबर से ही आप लोगों को ज्वाइन करना है ज्ञान सागर क्लासेस के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्ञान सागर क्लासेस आप लोगों को सीएमए इंटर से लेके फाइनल तक की ही नहीं, प्लेसमेंट तक की भी आप लोगों को प्रोवाइड करता है क्लासेस। अगर आपने अपनी सीएमए की जर्नी स्टार्ट की है फाउंडेशन से, तो ज्ञान सागर आपके साथ है प्लेसमेंट तक। और प्लेसमेंट तक नहीं, जब तक आपका नौकरी आप लोगों की नहीं लग जाती, तब तक ज्ञान सागर आपके साथ है। ज्ञान सागर क्लासेस इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट है सीएमए के अंदर, जिसने आज तक टोटल 15 करोड़ से ऊपर तक के पैकेज दिए हैं। और मैं रैंक की बात करूं 1 से लेकर के 50 तक, किसी भी अटेम्प्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि ज्ञान सागर क्लासेस ने ऑल ओवर इंडिया रैंक ना दी हो। आप देख सकते हैं रैंक्स के मामले में एंड हाईएस्ट पैकेजेस के मामले में। अगर आप एग्जिस्टिंग ज्ञान सागर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सारी बातें पता ही हैं। और अगर अब आप ज्ञान सागर के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं है, फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gyansagarclasses.com। देख सकते हैं, आपको यहां पर पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। राइट, और न्यू बैचेस आप लोगों के स्टार्ट किए जा रहे हैं 18 दिसंबर से। चलिए, प्रमोशनल बातें तो हो गई, अब हम लोग हमारे मेन मुद्दे की बात करते हैं, आज के पेपर की। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाला हूं, अकाउंट्स का सॉल्यूशन। जी हां, सही सुना, अकाउंट्स का सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के सॉल्यूशन के साथ। आज के पेपर के बारे में मैं बातचीत करूं फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन के अंदर जो पेपर का लेवल देखा, न तो ये बहुत ज्यादा इजी है और न ये बहुत ज्यादा टफ है। राइट, न तो ये पेपर बहुत ज्यादा इजी है और न ये पेपर बहुत ज्यादा टफ है। ये एक तरीके का एकदम मॉडरेट पेपर है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फैक्ट्री। आप न्यू फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं और लाइसेंस की फीस पे की है, तो ये एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग हैज पिलर्स। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे काफी स्टूडेंट ने अपना आंसर हो सकता है गलत किया हो। इसका करेक्ट आंसर है 4। अकाउंटिंग के टोटल 4 पिलर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। पहला पिलर होता है लीगल, दूसरा कंसेप्चुअल, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल और चौथा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसका करेक्ट आंसर है 4। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन है, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के आए हैं, एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहां पे कैपिटल नहीं दी, तो कैपिटल का दूसरा नाम होता है इक्विटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर फोलियो LF कॉलम इन जनरल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज पोस्टेड टू। कि जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं और ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो होती है, उसके अंदर 3 कॉलम आते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो वहां पर जो डेबिट साइड के अंदर डिस्काउंट होता है, उसको वहां से कहां पोस्ट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
बीआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अकाउंटिंग बेसिक का क्वेश्चन। चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर फॉर 22,400 हैज बीन रिकॉर्डेड एज 24,200। चेक रिसीव हुआ 22,400 का, आपने रिकॉर्ड कर दिए 24,200। मतलब आपने कैशबुक के अंदर 1,800 रुपए एक्स्ट्रा प्लस कर रखे हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1,800 एक्स्ट्रा लिख रखे हैं। वाइल द सेम हैज बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 22,400। बैंक के अंदर गलती नहीं हुई है, आपसे कैशबुक के अंदर गलती हुई है, उसके अंदर आपने 1,800 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। हाउ शुड इट ट्रीटेड वाइल ड्राफ्टिंग BRS इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट? तो आप लोगों को प्लस का कॉलम दिया हुआ है, कुछ भी नहीं बोलता तो वो हमेशा प्लस का होता है। आपने 1,800 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो अब उस 1,800 को मैं क्या कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा, ताकि हमारा बैलेंस हो सके इक्वल। हमारा बैलेंस क्या हो सके, इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का रहने वाला है 1,800 इज टू बी डिडक्टेड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्रायल बैलेंस? इट इज मैंडेटली प्रिपेयर्ड। जी हां, सही है, इसको बनाया जाता है। क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है? जी हां, एकदम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है। इट प्रूव्स अकाउंटिंग एक्यूरेसी। यही देखो, अकाउंटिंग एक्यूरेसी, ये प्रूव करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अकाउंटिंग एक्यूरेसी कभी भी प्रूव नहीं करता, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ये इसके लिए ट्रू नहीं है। ट्रायल बैलेंस हमेशा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है। गुड्स वर्थ 24,000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज लेकर के जाते हैं तो हम लोग हमेशा अकाउंट डेबिट करते हैं ड्राइंग्स का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। राइट, क्वेश्चन नंबर 59, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर सेल किया तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। मतलब ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन आपने इसको कहां पोस्ट कर दिया, सेल्स में। आपने एंट्री पास कर दी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये कौन सा एरर कहलाएगा, ये कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अगेन देखने को मिला। ऑब्सोलेंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, एकदम करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन हमें देखने को मिला कंसाइनमेंट का। इस क्वेश्चन को पढ़ूं उससे पहले मैं क्लियर करूं आप लोगों को, आप लोग देखिए इस पेपर के अंदर प्रैक्टिकल का पार्ट कम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन थ्योरी के कंसेप्ट के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं कंसेप्ट से। राइट, इन अ कंसाइनमेंट अकाउंट सेल इज सेंट बाय। अकाउंट सेल कौन बेचता है भैया, अकाउंट सेल हमेशा बेचता है कंसाइनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 61 का होगा सी, कंसाइनी। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से दे रखा है कंसाइनमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। On March 1, 2024, Hardik of Ahmedabad consigned 300 bales of cotton of Kartik of Coimbatore costing 150 to be sold at invoice price plus 25% profit on sales. इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोला है, 25% on sales. By what amount should consignment of Coimbatore to be credited to account for loading of goods on consignment basis? ये पूछ रहा है कि इस 1,50,000 पे जब प्रॉफिट ऐड किया जाएगा तो अपोजिट साइड पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट लिखेंगे, कितने रुपए से उसमें लोडिंग का अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट लिखेंगे। तो काफी बच्चे हो सकते हैं 150 का सीधा 25% निकाल करके इसका आंसर निकाल के आए, लेकिन ये 150 क्या दे रखी है, कॉस्ट, और प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है सेल्स पे। तो मैंने आपको हमेशा बताया है जब 25% सेल्स का बोल रहा है और यहाँ पे कॉस्ट की है तो आप निकालते हैं 33.33%। तो 1,50,000 का 33.33%, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, 50,000। राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। On January 1, 2024, couple draw a bill for 3 lakh on Shivam for 3 months. Couple got bill discounted on January 4, 2024 for 12% per annum. अब ये पूछा डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा। 3 महीने का बिल है, 3 दिन के बाद इसने डिस्काउंट करवा लिया, तो दिन से कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है। हम लोग निकालेंगे 3 लाख का 12%,
और बिल कितने महीने का है, 3 महीने का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3/12 से, राइट। 12 से 12 कैंसिल, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है आपका 9,000, राइट। बात क्लियर। When a bill of exchange is honored, जब बिल का पेमेंट टाइम पर कर दिया जाता है on the maturity date in the books of DROI, he debited which account? DROI की लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो वो बिल पेबल अकाउंट को करता है डेबिट, तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बी। अगला क्वेश्चन जॉइंट वेंचर से देखने को मिला है, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचर इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। जब वो गुड्स लेके आता है तो हम एंट्री पास करते हैं जॉइंट वेंचर टू को वेंचर, जब वो विड्रॉ करता है हम एंट्री पास करते हैं को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, एकदम करेक्ट। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज द नेचर ऑफ, नॉर्मल सी बात है, जॉइंट वेंचर हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉमिनल। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बनते हैं और एक को वेंचर जब केवल खुद के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उस केस में हम फॉलो करते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, ताकि हम लोग प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कर सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन वेंचर। उसके आगे के बारे में बात करूं, वर्क इन प्रोग्रेस रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जब कभी भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस को क्लोजिंग स्टॉक को दिखाता है क्रेडिट साइड में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड अकाउंट अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी, ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन लगा है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, तो अब इसे किसे दिखाया, कहां दिखाया जाएगा, तो इसको हमेशा दिखाया जाता है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। एन एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, किसी भी एसेट्स की अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है तो उस एसेट्स को हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, तो इस क्वेश्चन का नाम आंसर होगा टेंजिबल एसेट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 71 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। इन अर्जुन्स गारमेंट बिजनेस फॉर द ईयर 23-24 वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 1/4/2023 और 1/4/2024 दोनों की दे रखी है, मतलब आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक तो दे रखा है 2,50,000 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को दे रखा है 2 लाख का। क्वेश्चन में बोल रहा है परचेज कितने रुपए की है, 9,50,000 की, तो परचेज आपको दे रखी है 9,50,000 की। आप इधर से इजीली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 2,50,000 प्लस 9,50,000 माइनस 2 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी आ गई 10 लाख। आगे क्वेश्चन में कह रहा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको दी हुई भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों का हो जाएगा 10 लाख का 30% 3 लाख रुपए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, तो सेल्स हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका टोटल आंसर आपका आने वाला है 13 लाख रुपए का, राइट। नेक्स्ट है एनपीओ का क्वेश्चन 72 नंबर। एन अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव बाय अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी डोनेशन मिलता है वो हमेशा होता है कैपिटल रिसिप्ट। अगला क्वेश्चन 73 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकम स्टेटमेंट फॉर एनपीओ, इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन पे आ जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, इवन आपकी टेस्ट सीरीज बोल लीजिए, रेगुलर क्लासेस दीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हमेशा मैंने टेस्ट पेपर के अंदर भी दिए हैं आप लोगों के। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सोशल क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन वर्थ 1,19,000 इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 2023-24, मतलब इसने बताया कि हम लोगों को कैश रिसीव हुआ है 1,19,000 रुपए का। Ascertain the amount of subscription to be credited in income and expenditure account. Okay. Area of subscription. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ओपनिंग 17,000 है, क्लोजिंग है 23,000। बेसिक क्वेश्चन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम लेस कर देते हैं, तो 1,19,000 में 17,000 को तो लेस कर, ओ सॉरी जस्ट अ सेकेंड,
हम लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं। ऐड करेंगे क्लोजिंग को, लेस करेंगे ओपनिंग को। 23,000 को तो हम लोग कर देंगे ऐड, 17,000 को करेंगे लेस, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है ए, 1,25,000 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनपीओ से है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश बुक जैसा होता है, तो कैश बुक हमेशा होती है रियल अकाउंट इन नेचर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? रियल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन। जितने भी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें कहां शो किया जाता है? उन्हें शो किया जाता है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट के अंदर। If the opening capital 18 lakh and closing capital is 22 lakh, drawings are 8 lakh, what is the amount of profit or loss? सिंपल सी एक इक्वेशन हम लोग बैलेंस शीट के लिए फॉलो करते हैं। ओपनिंग कैपिटल के अंदर से हम लोग ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो हमारे पास आती है क्लोजिंग कैपिटल, राइट। अब हमें प्रॉफिट का अगर कंप्यूटेशन करना है तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर से हम लोगों को ड्राइंग को तो ऐड करना पड़ेगा और उसमें से ओपनिंग कैपिटल को हमें करना पड़ेगा माइनस। तो देखिए 22 लाख रुपए की क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग्स 8 लाख को ऐड कर दूंगा, 22 लाख प्लस ड्राइंग्स के 8 लाख, ओपनिंग कैपिटल है 18 लाख की, तो 30 लाख में से 18 लाख गए, तो आपका आंसर आएगा ए, 12 लाख एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज से दिया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात कर लेते हैं। 78 क्या कह रहा है? 78 के अंदर बोल रहा है नोटिंग चार्जेस पेड बाय, भैया जिसके पास बिल होगा वही तो पे करेगा, ठीक है। पेड बाय एंड द बिल आर टू बी रिम्बर्स्ड बाय द, तो जो इसके पास बिल होता है वो अमाउंट पे करता है और रिम्बर्स कौन करता है? एक्सेप्टर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिशिएटेड अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू में जो डेप्रिशिएशन होता है वो हर साल क्या होता है? कम होता चला जाता है। 1 लाख का 10%, 10,000, फिर वैल्यू बची है 90,000 का 10%, 9,000, कम होता जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, डिक्रीज ईयर बाय ईयर, राइट। यहां तक मेरी बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जी हाँ। डेटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट, जी हाँ। असर्टेन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जी हाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है डी, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द इनकम 27,500 और यहां पर हो गया डेफिसिट 2600 का, देन द एक्सपेंडिचर। भैया लॉस कब होता है बताइए? लॉस होता है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो। 27,500 का इनकम, 2600 का हो गया लॉस, तो टोटल एक्सपेंडिचर होंगे आपके 30,100 रुपए। इन दोनों का टोटल आएगा आपका 30,100। इसका करेक्ट आंसर होगा 30,100, राइट। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। What is the value of sundry creditors at the end of the year? When opening sundry creditors is a 19,000, cash paid to creditors 54,800, discount received is 1,000 and credit purchase is 61,200। पूरी डिटेल दी हुई है आपको। देखिए भैया हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं? 19,000 के। इसमें मैं ऐड कर दूंगा इस बार की क्रेडिट परचेज को, तो इस बार की क्रेडिट परचेज क्या है? 61,200, राइट। अब इनमें से मैंने पेमेंट कितने का कर दिया? 54,800 का कैश पेड, 54,800 लेस कर दूंगा मुझे जितना भी डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 1,000 का, बैलेंस मेरे पास बचेगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद 24,400। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी, राइट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक बार मैं टोटल भी चेक कर लेता हूं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा
24,482 का। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव बाय अ क्लब इज अ। लाइफ मेंबरशिप फीस क्लब को जो रिसीव होती है वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है कैपिटल रिसिप्ट। सेल्स रिटर्न बुक इज अ पार्ट ऑफ जनरल। सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी पार्ट किसका होती है? जनरल का। तो सेल्स रिटर्न किसका पार्ट होगी? जनरल का। ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में क्या बोला गया है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन CAS 7। आपको बहुत बार बोला गया कि CAS का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, यहां पूछा गया CAS 7 डील विथ, सिंपल सा आंसर है इसका एम्प्लॉय कॉस्ट। राइट, अगला क्वेश्चन जैसे ही मैंने देखा मुझे बहुत हंसी आई। हमारे क्लास के अंदर नॉर्मल सी बात है सर, फार्मा के अंदर कौन सी कॉस्टिंग एप्लीकेबल होती है? तो बार बार बताया गया कि भैया इसके अंदर एप्लीकेबल होती है, अगर आपको बैच कॉस्टिंग का ऑप्शन दिखता है तो वो भी एप्लीकेबल होती है, और अगर प्रोसेस कॉस्टिंग भी मिलता है तो वो भी क्या होती है? एप्लीकेबल होती है। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर फार्मामेटिकल? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट आ जाइए, इन केस ऑफ costing the main objective to ascertain costs that have been incurred in the past। पास्ट के बिहाफ से जब भी बात की जाती है तो वहां पे आती है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। विच इज द अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर सीमेंट इंडस्ट्री? सीमेंट हमेशा बनता है मैट्रिक के अंदर। अगर आपको ये नहीं भी आता है तो भी आप चेक कर सकते हैं, टन किलोमीटर तो पॉसिबल ही नहीं है। मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनता है, तो आंसर करेक्ट क्या होगा? मैट्रिक टन। अब एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मिला, क्वेश्चन नंबर 90। रियलिटी में ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉस्ट इनटू स्मॉलर एंड सब डिवीजन एट्रीब्यूट टू प्रोडक्ट और सर्विसेज। कि कॉस्ट को सब डिवीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हो सकता है काफी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर कॉस्ट ड्राइवर क्लिक किया हो, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट के बिहाफ पे ही जो कॉस्ट है, कॉस्ट को स्मॉलर सब डिवीजन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, फिर उसका किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखने को मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन कॉस्ट बाय फंक्शन? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर टिक किया हो द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स इंडिया। जी नहीं, इसको इशू करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द गिवन डेटा। फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है उसके अंदर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्या करते हैं? लेस करते हैं। तब जाके हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 3,60,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है 3,40,000 रुपए, ये तो दे रखी है 3,40,000 रुपए, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 3,60,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा है? 1,80,000 का। इन दोनों का टोटल किया तो आया 5,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 360। क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा, 520 में से 360 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,60,000। राइट, क्वेश्चन नंबर 94 अलग से अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही कैटेगरी में आया है और काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला। ओवरहेड आर द कॉस्ट इनकर्ड इन हैंडलिंग अ प्रोडक्ट, सर्विसेज फ्रॉम द टाइम इट इज रेडी फॉर डिस्पैच और डिलीवरी अंटिल इट रीचेस टू द अल्टीमेट कस्टमर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट पूछा गया, कॉस्ट आर बाय नेचर ऑफ हाइपोथेटिकल और नॉशनल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इंप्यूटेड कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर कैश का कोई भी आउटफ्लो नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंप्यूटेड कॉस्ट।
96 क्वेश्चन का पूछा गया, चार्जेबल एक्सपेंसेस आर नोन एज। हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था जहां मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज, तो आंसर था चार्जेबल। यहां पूछा गया चार्जेबल एक्सपेंसेस आर नोन एज, तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, is the value of best alternative course of action that was not chosen। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बैच कॉस्टिंग इज फॉलोड, सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स बनता है तो टॉय बनते हैं सिमिलर और बल्क में, तो आंसर होगा टॉय मैन्युफैक्चरिंग। वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स, एकदम सही आंसर है, पर यूनिट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है और टोटल क्या होती है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती जाती है डिक्रीज, राइट। और वेरिएबल कॉस्ट फिक्स होती है पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। 10 यूनिट बनाओगे, पर यूनिट की कॉस्ट 10 है तो टोटल लगेंगे 100। 20 बनाओगे तो पर यूनिट की 10 है तो टोटल लगेंगे 200, राइट। अगला फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक बोला गया डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए का दिया हुआ है आप लोगों को। डायरेक्ट मटेरियल आप लोगों को दिया गया है 2,32,000 रुपए का। इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस कितने रुपए की है, 2,05,000 रुपए की। तो टोटल प्राइम कॉस्ट हम लोगों की आ गई 4,37,000 रुपए की। उसके बाद बोला गया इफ द फैक्ट्री ओवरहेड आर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड 60%, 2,05,000 का 60% होता है 1,23,000। तो टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ये हो जाएगी 5,60,000 रुपए की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, 5,60,000, राइट। तो ये था हमारे अकाउंट्स का पेपर जो कि एकदम सिंपल और बेसिक्स चीजों से रिलेट करता है, राइट। अब आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, राइट। और मैं आपको बता दूं आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 18 दिसंबर से, तो जल्दी से जल्दी अपना बैच ज्वाइन कीजिए। और भी अगर आप कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं gyansagarclasses.com, एंड आप इस पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं जहां पर आपको सारी की सारी डिटेल दी जाएगी। धन्यवाद।